Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English for LDC and CET examination. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? कैसी रही होली? सब एकदम परफेक्ट? होली खेले भी थे या नहीं खेले थे? सबने खेली तो थी ना? चलो बहुत अच्छी बात है। या फिर पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ते रहे आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो टॉपिक चल रहा है हमारा कंजंक्शंस। क्या टॉपिक चल रहा है? कंजंक्शंस। याद है ना, यही टॉपिक चल रहा है हमारा। 3 दिन पहले कहां खत्म किया था? सब भूल गए 3 दिनों में या कुछ याद है आप लोगों को? बोलो फटाफट जल्दी से। सब याद है? चलिए अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो कंजंक्शंस कह लो, कनेक्टिव्स कह लो, कनेक्टर्स कह लो या लिंकिंग डिवाइसेस कह लो। टॉपिक है हमारा ये। चारों नाम एक ही टॉपिक के हैं और इनका काम होता है जोड़ना। क्या काम होता है? जोड़ना। ठीक है। अब देखा जाए तो कंजंक्शंस बेसिकली 3 तरह के हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो कोऑर्डिनेटिंग हमने स्टार्ट कर दिए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस होते हैं? जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं या ऐसे क्लॉजेस जिनकी रैंक इक्वल है। नाउन नाउन, वर्ब वर्ब, एडवर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्रोनाउन, ऐसे सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाले, इक्वल रैंक के सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाले क्लॉजेस जो होते हैं या कंजंक्शंस जो होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है। अब इनमें ये कंजंक्शंस होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? तो पहला आ जाता है कॉप्युलेटिव, जो कि हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। कॉप्युलेटिव कह दो या क्यूमुलेटिव कह दो, क्यूमुलेटिव। ठीक है। फिर दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है एडवर्ड ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ठीक है। और फोर्थ इलेटिव। फोर्थ कौन सा है? इलेटिव। तो हमने ये देख लिया है, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया, तो बचा कौन सा? फोर्थ। कोऑर्डिनेटिंग में सिर्फ एक ही बचा है, इलेटिव। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारे सबऑर्डिनेटिव्स। ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ वाला जो लास्ट बचा है, इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस का कार्य होता है दे यूज टू डिनोट, दे डिनोट्स इन्फ्रेंस, दे डिनोट इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये किसको बताते हैं? ये बताते हैं निष्कर्ष को, ये बताते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष को बताते हैं। अब ये कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो कंक्लूजन को शो करते हैं या तो या कंक्लूजन या निष्कर्ष को बताते हैं? तो उनमें पहला है फॉर, FOR, FOR। ठीक है, फॉर। फिर आ जाते हैं सो, देयरफॉर, हेंस, दस। तो ये जो शो करते हैं, अब देखो फॉर जो बताता है वो बताता है यहां पर, और
सो देयरफॉर हेंस दस का एक अर्थ होता है, और इनका अर्थ जो रहता है वो रहता है इसलिए। क्या अर्थ रहता है? इसलिए। ठीक है। और फॉर का अर्थ जो रहता है वो रहता है क्योंकि। जो बिकॉज अर्थ देता है सबऑर्डिनेटिंग में, वो ही अर्थ देता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग में। ठीक है। तो फॉर क्योंकि, और सो देयरफॉर हेंस दस, ये किसका सेंस देते हैं? ये देते हैं इसलिए का। किसका सेंस देते हैं? इसलिए का सेंस देते हैं। ठीक है। तो बात आ गई हमारी इलेटिव कंजंक्शंस पर। अब इलेटिव कंजंक्शंस जो है वो बताते हैं किसको? इन्फ्रेंस को, कंक्लूजन को, निष्कर्ष को। और इनमें जो जो कंजंक्शंस हैं वो है फॉर, सो, देयरफॉर, हेंस, दस। अब यहाँ फॉर का अर्थ के लिए नहीं है या कब से नहीं है, यानी कोई भी कार्य कब से चल रहा है, या फ्रॉम व्हेन इट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ अर्थ जो निकल रहा है वो निकल रहा है क्योंकि का। जो अर्थ बिकॉज का होता है वही अर्थ यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग में फॉर देता है। ठीक है, फॉर। फिर सो, देयरफॉर, हेंस, दस, ये हो गया इसलिए को शो करेंगे ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इनके पहले साथ साथ में नोट्स बनाते चलो आप लोग। ये जो, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक जो है ना वो हर किसी ने पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए फटाफट साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। चलो लिख लो फटाफट ये जल्दी से। अब यहाँ पर जो आएंगे वो हम देखेंगे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे। पहले ये फटाफट लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो, देखो जल्दी से। बातें मत करो, फटाफट लिखो, देखो। लिख लिया सबने? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ध्यान देना इस पर। ये जो कंजंक्शन है वो कौन से? इलेटिव। जैसे देखिए यहां मैंने लिखा, समझने की कोशिश करना, मैन इज मॉर्टल। ये मैंने लिखा एवरीवन विल डाई, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर सो, देयरफॉर, फॉर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या आएगा बताओ? एवरीवन विल डाई डैश, मैन इज मॉर्टल। सभी की मृत्यु होगी। और मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है मनुष्य नश्वर है। इसका अर्थ क्या होगा? ये मॉर्टल जो है वो एडजेक्टिव है। वो क्या है? एडजेक्टिव है। और मनुष्य नश्वर है। तो यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरी कम्युनिटी की। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल जिएगा, कोई 30 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 200 साल। ठीक है, वो जानवर हो चाहे इंसान हो, यानी जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके लिए एक प्रोवर्ब यूज होता है, मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य नश्वर है। मनुष्य नश्वर है। ठीक है, चलो बताओ अब इसमें क्या होगा? तो इसमें ध्यान देना, अगर आपने यहां सो लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। एवरीवन विल डाई इसलिए मनुष्य नश्वर है? नहीं। देखो, सभी की मृत्यु होगी इसलिए मनुष्य नश्वर है? नहीं। चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान है? ये नहीं होता। चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान नहीं है, भगवान है इसलिए चमत्कार करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिएगा आप लोग कि एवरीवन विल डाई, सभी की मृत्यु होगी क्योंकि। क्योंकि इन दोनों का अर्थ तो क्या है? इसलिए। तो ये तो गलत हो गया, यहां पर सेंस इसलिए का आ नहीं रहा।
तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव कट गया, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, फॉर। और फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या अर्थ है, किस क्योंकि। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉर मैन इज मॉर्टल, एवरीवन विल डाई, सभी की मृत्यु होगी। क्यों होगी भाई सभी की मृत्यु, क्योंकि। तो यहां निष्कर्ष निकला ना, क्योंकि मनुष्य नश्वर है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को जस्ट उल्टा कर दूं, जस्ट क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, जैसे मैंने लिख दूं यहां पर मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, एवरीवन विल डाई, everyone will die, everyone will die। तो ध्यान देना यहां पर, तो इसमें मैं वापस लिख रहा हूं सो, फॉर, बिकॉज, एंड, और, as well as, all of the above। अब चलिए, अब इस सेंटेंस को पढ़िए। अब जस्ट हमने इसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो वापस अगर आपने फॉर लगा दिया ना इसमें तो गलत हो जाएगा। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, क्योंकि सभी की मृत्यु नहीं होगी। मनुष्य नश्वर है इसलिए, मनुष्य क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मनुष्य नश्वर क्या है, ये एक प्रोवर्ब है। तो इसलिए जो है सभी की मृत्यु होगी। तो इसलिए आएगा यहां पर, क्योंकि नहीं आएगा। तो फॉर, सो, एंड यहां पर और नहीं आएगा, ना या आएगा, ना एज वेल एज, और ये सब कट गए तो ऑल ऑफ द अबव भी कट गया। तो सही ऑप्शन जो होगा यहां पर वो यूज किया जाएगा सो के रूप में। किसके रूप में, सो के रूप में, ठीक है। तो सेम सेंटेंस है, बस क्लॉज को हमने क्या कर दिया, ऑर्डर अलग अलग कर दिया, लिखने का तरीका जो है वो हमने क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। पहले हमने एवरीवन विल डाई, फॉर मैन इज मॉर्टल, और इसमें लिखा मैन इज मॉर्टल, सो एवरीवन विल डाई। तो पहले का हिंदी अनुवाद क्या होगा, पहले का हिंदी अनुवाद होगा सभी की मृत्यु होगी क्योंकि मनुष्य नश्वर है, ठीक है। और दूसरे वाले का मतलब है मनुष्य नश्वर है इसलिए सभी की मृत्यु होगी। अगर आपने पहले वाले में सो कर दिया और दूसरे वाले में फॉर कर दिया या बिकॉज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए सही ढंग से सेंटेंस को पढ़ें। अब देखो, जैसे ये पहले लिखो एक बार जल्दी से, सेंटेंस को लिखते जाओ, देखो साथ साथ में फटाफट जल्दी से लिखो। तभी ये समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। लिखो फटाफट, देखो अच्छे से लिखिए। अब ध्यान देना यहां पर, जैसे देखो he had not cleared the dues the power supply to the factory was disconnected। ये क्वेश्चन आया और इसमें ऑप्शंस जो हैं वो है फॉर, बिकॉज, देयरफॉर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। या मैं लिख देता हूं यहां पर एंड, और। चलिए, अब आपके सामने है ये क्वेश्चन, अच्छे से इसको हैंडल करिएगा।
अच्छे से इसको हैंडल करिएगा, ध्यान से बताइएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए आपको, और मैंने सबका हिंदी अनुवाद बताया। फॉर का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, देयरफॉर का मतलब इसलिए, एंड का मतलब और का मतलब या। ठीक है, सबके हिंदी अनुवाद में बता चुका हूं आपको। चलो इसमें बताओ क्या आएगा। सही ढंग से पढ़ना। ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज, यानी उसने बकाया नहीं चुकाया। ठीक है, यानी उसने जो भी उधार था उसने वो ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं किए। इसलिए द पावर सप्लाई टू द फैक्ट्री वॉज डिसकनेक्टेड। तो इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पावर ही क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, डिसकनेक्ट कर दिया। तो यहां पर यूज जो होगा वो किसका यूज होगा, आप खुद बता दो अब। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, द पावर सप्लाई टू द फैक्ट्री was disconnected. He had not cleared the dues. अब यहां आ रहा है so, therefore, for, and, और फिर मैं लिख देता हूं ऑल ऑफ द अबव। उससे में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सेंटेंस आप देखोगे ना, सेम अर्थ सेम देगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या हुआ, चेंज। ठीक है, जो पहले लिख रहा था मैं क्लॉज में, यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो पहला क्लॉज है वो मैंने बाद में लिख दिया, जो दूसरा क्लॉज है वो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, बस इतना सा चेंज हुआ है, लेकिन ये भी चेंज बहुत बड़ा चेंज है। ये पूरे कंजंक्शन को ही क्या कर देगा, बदल देगा। रखेगा तो इलेटिव ही आएगा, तो इलेटिव कंजंक्शन, लेकिन सेम कंजंक्शन दोनों में नहीं आ सकता। यानी हम ऊपर भी सो लगा दे नीचे भी सो लगा दे, ये वाला नहीं होगा। ऊपर भी फॉर लगा दिया नीचे भी फॉर लगा दिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों में अलग अलग कंजंक्शंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो पहले वाले में जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो फटाफट। ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज डैश द पावर सप्लाई टू द फैक्ट्री वॉज डिसकनेक्टेड। तो यहां पर जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, फॉर का यूज नहीं होगा, देयरफॉर, इसलिए। तो यहां इसका अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसलिए। आप हिंदी भी बना के देख लो इसकी। अब यहां एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, बिकॉज का मतलब क्योंकि, और फॉर का भी मतलब है क्योंकि। तो आप खुद बताओ, ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज, क्योंकि उसका कनेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उसने ड्यूज नहीं दिए होंगे, क्लियर नहीं किए होंगे अपने ऊपर जो उधार है, बकाया है, तभी तो उसके क्या किया गया, पावर सप्लाई कट कर दिया गया। तो सही ढंग से सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, देयरफॉर। क्या यूज होगा, देयरफॉर, इसलिए। ठीक है, और दूसरे वाले में ना सो आ सकता है, ना देयरफॉर आ सकता है, ना एंड आ सकता है, ना और आ सकता। तो आएगा क्या, तो आएगा क्योंकि, फॉर आएगा। ठीक है, तो द पावर सप्लाई टू द फैक्ट्री वॉज डिसकनेक्टेड। क्यों भाई, क्यों डिसकनेक्ट कर दी गई, फॉर, क्योंकि ही हैड नॉट क्लियर द ड्यूज, क्योंकि उसने ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं किए। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो ये भी सेंटेंस जल्दी से। आ रहा है ना सबको समझ में, वेरी गुड। साथ साथ नोट्स बनाते चलो। देखो ये कंजंक्शन थोड़ा टॉपिक जो है वो टिपिकल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं है या हमने पढ़ा नहीं अच्छे से, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग फील कर रहे हो इसको डिफिकल्ट चैप्टर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अगर सही ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। और कंजंक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेंटेंसेस बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई विल गो बाय एयर, द ट्रेन
will take very long। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द ट्रेन विल टेक वेरी लॉन्ग, आई विल गो बाय एयर, गो बाय एयर। सेंटेंस में कंजंक्शंस को सही ढंग से पढ़िएगा, एंड, और, फॉर, सो, हेंस, फिर दूसरे में आ रहा है सो, देयरफॉर, हेंस, thus, ऑल ऑफ द अबव। सही ढंग से सेंटेंस को पढ़ना, फिर बताना इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दोनों सेंटेंस में मैंने कंजंक्शन ऑप्शंस दिए हैं और इनमें आपको ये सही ढंग से सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। इन ऑप्शंस के हिंदी अर्थ आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने लिखवाए हैं, आपको बराबर लिखवाए हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा। बोलो जल्दी से। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा। तो ध्यान देना यहां पर, I will go by air, I will go by air, and नहीं, एंड नहीं आएगा, और नहीं, सो, हेंस, क्योंकि इनका तो अर्थ क्या है, इसलिए, इनका तो अर्थ क्या है, इसलिए, ठीक है। और एंड और का मतलब है और या, तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, फॉर, क्योंकि इसका अर्थ जो निकल रहा है वो निकल रहा है क्योंकि। तो मैं प्लेन से जाऊंगा क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा समय लेगी, तो यहां पर जो है यूज किसका होगा, फॉर का। तो फॉर कह लीजिए या बिकॉज आ सकता है, लेकिन बिकॉज जो है वो इलेटिव कंजंक्शन नहीं है, वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, वो सबऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। फिर तो द, यहां पर मैंने लिख दिया द ट्रेन द ट्रेन विल टेक वेरी लॉन्ग, आई विल गो बाय एयर। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सो भी आ सकता है, देयरफॉर भी आ सकता है, हेंस भी आ सकता है, दस भी आ सकता है, और इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि इन सभी का अर्थ जो निकलता है वो निकलता है इसलिए। क्या अर्थ निकलता है, इसलिए। समझ में आई बात। तो द ट्रेन विल टेक वेरी लॉन्ग, सो आई विल गो बाय एयर, देयरफॉर आई विल गो बाय एयर, हेंस आई विल गो बाय एयर, और दस आई विल गो बाय एयर, ठीक है। इसलिए मैं जो है वो हवाई जहाज से जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये लिख लिया सबने, लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी से, लिख लो। देखो, तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कंप्लीट हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कम से कम एक बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे चैप्टर इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो।
लिख लिया सबने? चलिए, तो अब हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया कौन कौन से इलेटिव कंजंक्शंस भी हो गए हमारे हाथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? सबऑर्डिनेटिंग। Subordinating conjunctions. These conjunctions join one principal or main प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, या मेन क्लॉज कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज टुगेदर, यानी ये किस किस को जोड़ते हैं? जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए, जो उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी और उपवाक्य पर क्या करता हो? निर्भर करता हो। यानी अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी और उपवाक्य पर, पूर्ण अर्थ के लिए किसी और उपवाक्य पर निर्भर करता हो, उपवाक्य पर निर्भर करता हो, ऐसे उपवाक्यों को किन से जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऐसे उपवाक्य को सबऑर्डिनेटिंग, अब देखो हिंदी में भी लिख दिया मैंने, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दी और हिंदी में भी लिख दी। अब तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो, सबऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो जोड़ते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, और जबकि कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो जोड़ते हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जो अपने अर्थ के लिए, पूर्ण अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करते, वे अपने आप में ही पूरा अर्थ लेके चलते हैं। तो ऐसे क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, यानी एक को तो सहारा चाहिए अपने पूर्ण अर्थ को प्रदान करने के लिए किसी और का, तो वो ऐसे जो कंजंक्शंस, ऐसे जो उपवाक्य होते हैं वो कहलाते हैं, इन कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। किनसे? सबऑर्डिनेटिंग से। किनसे जोड़े जाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग से। चलो फटाफट लिखो इनको जल्दी से। लिख लो जल्दी से।
लिख लिया सबने? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आ रहा है, अब जैसे अब इसको हम कह सकते हैं इट जॉइंस टू क्लॉजेस, these conjunctions join two clauses, one of them is dependent on another, on the other, is dependent on the other, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उन्हें क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, इफ the sanitary conditions were not improved are not improved immediately a cholera epidemic may break out, ठीक है। और यह मैंने लिखा the plane had to make emergency landing because it had developed some snag in the engine, ठीक है। तो कुछ जो है डिसएडवांटेज या कोई प्रॉब्लम आ गई, किसमें? स्नैक का मतलब है डिसएडवांटेज या कोई प्रॉब्लम आ गई, कहाँ? इंजन में, ठीक है। तो द प्लेन हैड टू मेक इमरजेंसी लैंडिंग बिकॉज इट हैड डेवलप्ड सम स्नैग इन द इंजन, ठीक है। तो यहां देखो दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, किससे? देखो एक क्लॉज तो हो गया इमरजेंसी लैंडिंग तक और दूसरा क्लॉज हो गया ये इट हैड डेवलप्ड सम स्नैग, और दोनों जुड़ किससे रहे हैं? बिकॉज से। किससे जुड़ रहे हैं? बिकॉज से, ठीक है। और यहां जुड़ रहे हैं किससे? इफ से। तो ये जो है, अब दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉज जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों पूर्ण नहीं है। एक पूर्ण है, दूसरा अपूर्ण है। तो दूसरा जो अपूर्ण है वो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी और जो है हम कह सकते हैं उपवाक्य पर निर्भर करता है। तो ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं या ऐसे क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहां पर जो कंजंक्शंस के रूप में आ रहे हैं वो कौन है? पहले वाले में कौन है? इफ, और दूसरे वाले में कौन है? बिकॉज। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। चलिए अब पहले वाले का हिंदी अर्थ क्या होगा? इफ द सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट इंप्रूव्ड इमीडिएटली, यानी यदि सैनिटरी कंडीशंस को, सीवियर कंडीशंस को जो है, जो हमारे सीवरेज होता है या सैनिटरी कंडीशंस है, उनको हाथों हाथ अगर सुधारा नहीं गया, उनमें इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, तो हैजा जल्द ही फैल जाएगा, यानी कि हैजा के फैलने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो कॉलेरा एपिडेमिक यानी कि जो हैजा की महामारी है वो फैल सकती है अगर हमने क्या नहीं किया? इंप्रूवमेंट नहीं किया हमारी सैनिटरी कंडीशंस में। तो ये अल्टीमेटली इट विल लीड टू
कॉलेरा एपिडेमिक ब्रेकआउट। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट आ रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं कितने तरह के, 4 तरह के। क्यूमुलेटिव हमने देखे ना, क्यूमुलेटिव है, ऑल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है और रिलेटिव है। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो होते हैं 9 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स के। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ subordinating conjunctions। 9 टाइप्स ऑफ subordinating conjunctions। नाइन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। पहला टाइम, सेकेंड प्लेस, थर्ड पर्पस, कॉज या हम कह सकते हैं रीजन, कॉज या रीजन। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, या हम कह सकते हैं रिजल्ट। फिर आ जाता है कंपैरिजन, नहीं सॉरी कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद में है कंपैरिजन, और इसके बाद में आ जाएगा कंपैरिजन के बाद में हम कह सकते हैं कंसेशन, और लास्ट में आ जाएगा मैनर। तो कितने हो गए हमारे? 9 टाइप्स के हो गए ना 9 टाइप्स के ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया 6th, दिस वन इज 7th, 8th एंड 9th। तो कोऑर्डिनेटिंग तो कितने थे? 4 तरह के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ coordinating conjunctions are there? There are 4 types of, but subordinating conjunctions are of 9 types. First of all, time, place, purpose. It shows conjunctions which shows time, place, purpose, cause, reason, consequences, or we can say result, condition, comparison, concession and manner. Now, और तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए हैं हमारे 9 तरह के। चलिए फटाफट लिख लीजिए। जल्दी से लिख लो, देखो।
लिख लिया, सबने लिख लिया नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कितने हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें जो पहला आएगा तो वो है टाइम। टाइम का मतलब होगा इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। कोई भी कार्य कब? इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। तो टाइम में जो आएगा वो कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा सबसे पहले व्हेन, व्हेनेवर, फिर आ जाएगा बिफोर, आफ्टर, टिल, until, while, as soon as long as, या हम कह सकते हैं since। क्या आ गया? since। तो ये जो है ये सभी किस कैटेगरी में जाएंगे? तो ये जाएंगे टाइम कंजंक्शंस को जो शो करते हैं वो कहलाते हैं टाइम क्लॉज के कंजंक्शन, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज और सिंस। ठीक है, तो यहां जो व्हाइल है वो जबकि का अर्थ नहीं देगा, जनरली ये अर्थ देगा के दौरान का। किसका अर्थ देगा? के दौरान का। ठीक है, और फिर देखो व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज और सिंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला जैसे है when the last batsman stepped into the crease, still we need 20 runs। runs to win। फिर आ जाएगा you can come here at my house whenever you feel lonely or alone। लोनली और अलोन। अब देखो लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस होता है? लोनली और अलोन में लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस रहता है? देखो अलोन का तो मतलब हो जाएगा कि अकेला है, अलोन। ठीक है, अकेला। लेकिन लोनली का मतलब कई जने हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो लोनलीनेस जो हो जाती है वो हो जाती है कि कई लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, अकेलापन महसूस कर रहा हूं। और अलोन का तो मतलब ही क्या हो जाएगा? अकेला। ठीक है, तो
लोनली यानी अकेलापन महसूस करना, अकेलापन महसूस करना। लोनलीनेस आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए बैक टू आर कंजंक्शन टॉपिक। वेन एवर, यहां पर क्या चल रहा है, वेन एवर, और यहां पर आ रहा है वेन। तो वेन द लास्ट बैट्समैन स्टेप्ड इनटू द क्रीज स्टिल वी नीड 20 रन्स टू विन, यानी जब लास्ट बैट्समैन आया बैटिंग करने, उस वक्त भी हमें कितने रन की आवश्यकता थी जीतने के लिए, 20 रन की आवश्यकता थी जीतने के लिए। और यू कैन कम एट माई हाउस वेन एवर यू फील लोनली और अलोन, तो तुम मेरे घर आ सकते हो जब भी तुम अकेले हो या अकेलापन महसूस कर रहे हो, उस वक्त तुम मेरे घर आ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है टाइम की, कब आना है, जब तुम ये चीज फॉलो करो या तुम्हें ये चीज महसूस हो या फील करो, ठीक है। और कब जो है हमें 20 रन की, यानी जब बैट्समैन आया, कौन सा लास्ट बैट्समैन आया क्रीज पर, उस वक्त हमें कितने रनों की जरूरत थी, तो 20 रनों की जरूरत थी जीतने के लिए। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये कहलाते हैं, कौन से कंजंक्शंस, ये कहलाते हैं टाइम क्लॉज के कंजंक्शंस, ठीक है। तो सही ढंग से इन सेंटेंसेस को क्या करना है, लिखना है आप लोगों को, ठीक है। पढ़िए फटाफट, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सबने, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब देखो यहां पर ये लिख दीजिए स्टिल वी नीड इट, क्योंकि एक क्लॉज पास्ट में चल रहा है तो दूसरा भी पास्ट में चलना चाहिए। स्टिल वी नीड इट, क्योंकि दूसरा पहला वाला जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, तो दूसरा क्लॉज भी हमें चलाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब जैसे मैंने लिखा whenever the prices of fuel are hiked, the prices of all the other commodities automatically go up, ठीक है। तो यहां पर ये जोड़ कितने क्लॉजेस को जोड़ रहा है, देखो दो क्लॉजेस को, एक यहां से लेके यहां तक और दूसरा आ गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन यहां दिखाई दे रहा है आपको वो कौन सा है, तो वो है व्हेनेवर। तो जब भी फ्यूल की प्राइसेस, यानी पेट्रोल की या डीजल की फ्यूल की प्राइसेस में क्या होता है, इजाफा होता है, तो अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली दूसरे जो कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, उनमें अपना आप ही उनकी प्राइस में क्या हो जाता है, उनकी कीमतों में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने लिखा द बोर्ड रिजल्ट्स
of this school have considerably improved since Mrs. Kavya took over as the principal. As the post of principal, यानी जब से मिसेस कविया ने इस स्कूल के प्रिंसिपल का पद संभाला है, तब से ही इस स्कूल के रिजल्ट्स जो है, बोर्ड रिजल्ट्स जो है, वो बेहतरीन होते गए हैं। ठीक है, तो सिंस का यहां पर आ गया है सिंस, ये दो क्लॉज सिंस से जुड़ रहे हैं। एक क्लॉज कौन सा हो गया, एक ये रहा और दूसरा टिका। तो सिंस से जब जुड़ते हैं तो जनरली सिंस के बाद वाला क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म में चलता है, ये हम टेंस में पढ़ेंगे। और उससे पहला वाला क्लॉज जो चलता है वो चलता है प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर देखिए, वी मस्ट हैव ब्रेकफास्ट before we leave our house. We leave our house. We reached the school after the peon had rung the bell. Rung the bell. ठीक है, फिर थर्ड, रंग द बेल। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं, जैसे कोई सा भी सेंस की जगह वाइल आ जाए तो हम लिख सकते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग while her mother is making food or preparing food or making pasta। ठीक है, while आ गया। फिर इसके बाद में I will not let you go until you, I will not let you go outside to play, let you go outside to play until, or until you finish or complete your homework, until you complete your homework, you complete your homework or project or whatever, या food। ठीक है, फिर आ जाता है you can keep my notes with you as long as you want, as long as you want। और फिर मैं लिख देता हूं the thief took to his heels as soon as he
saw the police van. The police van. तो यहां पर देखो, जो पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा सेंटेंस ये है, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट हो गया ये सिक्स्थ। ठीक है, अब ध्यान देना, यू मस्ट हैव ब्रेकफास्ट बिफोर। अब यहां पर जो है दो क्लॉज किससे जुड़ रहे हैं? बिफोर से, यहां आफ्टर से, यहां वाइल से। ठीक है, फिर यहां आ गया अनटिल, और यहां जुड़ रहे हैं ये एज लॉन्ग एज, और फिर आ गया एज सून एज। तो पहले वाले का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वी मस्ट हैव ब्रेकफास्ट बिफोर वी लीव आवर हाउस। यानी हमें किसी भी सूरत में जब हम घर से निकलते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट करके ही निकलना चाहिए। यानी ब्रेकफास्ट जब करेंगे तो बीमारियों से जनरली क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। भूखे पेट जो है जनरली जो है डिजीजेस घेर लेते हैं हमें। फिर वी रीच्ड द स्कूल आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। यानी पहले पियोन ने बेल बजाई, उसके बाद में हम पहुंचे। हम कब पहुंचे स्कूल? हम कब पहुंचे? हम स्कूल भी पहुंच गए और पियोन ने बेल भी बजा दी, लेकिन हम पहुंचे कब? आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। जब पियोन घंटी बजा चुका था उसके बाद हम स्कूल पहुंचे। तो टाइम को ही बता रहा है ये भी। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर मदर इज मेकिंग फूड। यानी वह तो गाना गा रही है, लेकिन इस दौरान उसकी माता जी क्या कर रही हैं? तो वो खाना बना रही हैं। ठीक है, और आई विल नॉट लेट यू गो आउटसाइड टू प्ले अंटिल यू फिनिश और कंप्लीट योर होमवर्क और फूड। यानी मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक तुम जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते या फिनिश नहीं कर लेते अपना फूड या प्रोजेक्ट या होमवर्क। यू कैन कीप माई नोट्स विद यू एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम मेरे नोट्स रख सकते हो जब तक तुम रखना चाहो। तो यहां पर भी टाइम की बात हो रही है, जब तक तुम रखना चाहो। और द थीफ टुक टू हिज हील्स एज सून एज ही सॉ द पुलिस वैन। यानी चोर जो है वो 9-2-11 हो गया जैसे ही उसने पुलिस वैन को देखा। जैसे ही उसने पुलिस वैन को देखा वैसे ही वह 9-2-11 हो गया। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का ये टॉपिक। कंजंक्शंस टॉपिक चल रहा है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग तो कंप्लीट हो गया, सबऑर्डिनेटिंग में एक कंप्लीट हो गया हमारा टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंजंक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। आप जो है ये जो सेल है, मेगा सेल है, मेगा डिस्काउंट है, उसका जरूर बेनिफिट उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच।